हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित का पहला अध्याय। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का गणित पढ़ेंगे और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है पूर्णांक। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड चैप्टर 1 of class 7 mathematics. The name of chapter is integers. In this chapter, we will study about the addition in integers, subtraction in integers, and first of all, we understand about the integers. What is integers? Positive integers, negative integers. आज हम कक्षा 7 गणित के सबसे पहले अध्याय का बहुत ही जरूरी हिस्सा सीखने जा रहे हैं। तो सबसे जरूरी हिस्सा जो है वो क्या क्या है? तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे कि इंटीजर्स होता क्या है, इंटीजर्स हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीजर्स में जोड़ कैसे होती है, घटाव कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही चीजें जानेंगे। टुडे वी विल लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 इन क्लास 7 मैथमेटिक्स। In this chapter, we will study about what is integers and how to functioning the addition in integers and how to functioning the subtraction in integers. What rule we will apply to add, subtract, how to change their sign in addition and subtraction. तो पूर्णांकों के जोड़ एवं व्यवकलन के गुण हम लोग क्या समझेंगे? सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम समझेंगे कि किस तरह से साइन चेंज हो जाती है। इसमें सबसे मेन फंक्शनिंग जो है वो साइन का है। साइन मतलब चिन्ह, चिन्ह का है। हमने कक्षा 6 में पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के विषय में पढ़ा था कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। साथ ही पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के नियम का भी अध्ययन किए थे। किस तरह से पूर्णांक जोड़ा जाएगा, किस तरह से घटाया जाएगा। तो इस नियम का अध्ययन हमने क्लास 6 में किया था। तो सबसे पहले इस चीज को हम क्लास 7 में रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे उसी चीज को। उसके बाद उसी चीज में और भी एक्स्ट्रा रूल देखेंगे। जैसे हमने क्लास 6 में नॉर्मल जोड़ घटाव देखे थे इंटीजर्स का, उससे थोड़ा लेवल आगे की तरफ हम चलेंगे। तो हमारा है सबसे पहला पॉइंट कि योग के अंतर्गत समवृत्त। तो पहला हमारा 1.1 में है योग के अंतर्गत समवृत्त, क्लोजर अंडर एडिशन। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम क्या जानेंगे? तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर क्या हमेशा पूर्णांक ही मिलता है या कोई अदर संख्या मिलता है? Have you ever wondered if we add two integers, do we always get an integer? It is right or wrong? We get integers or another number. तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को समझेंगे कि क्या दो इंटीजर्स को जोड़ने पे इंटीजर्स ही आता है कि कुछ और आता है। इस गुण को कहते हैं योग के अंतर्गत समवृत्त। जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक मिलता है तो हम इस गुण को क्या कहते हैं? योग के अंतर्गत समवृत्त कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर अंडर एडिशन। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे कि दो डिफरेंट इंटीजर्स हम लेंगे और उस दोनों को ऐड करके हम देखेंगे कि क्या हमें इंटीजर्स ही मिलता है या नहीं मिलता है। आप सब जानते हैं कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा वो इंटीजर्स है या नहीं है, वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफिनेशन कि डिफिनेशन क्या होता है इस चीज के लिए। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि दो इंटीजर्स, दो पूर्णांक को जोड़ते हैं तो आंसर भी अगर हमारा एक पूर्णांक ही आता है तो वो क्या कहलाता है? योग में, योग के अंतर्गत
समृद्ध कहलाता है। यदि a और b कोई दो पूर्णांक हो और a प्लस b भी एक पूर्णांक होगा तो ये क्या कहलाएगा? योग के अंतर्गत समृद्ध। If a and b are into integers, then a plus b is also an integer, then it is known as a closure under addition. आइए कुछ उदाहरण लेके देखते हैं. Let's see some examples. First example is 3 plus 4 equals to 7. Look at this example. 3 is also an integer, 4 is also integers, and 7. 3, 4, 7. All these are the integers. So when we add 3 plus 4 to integers, then we get the 7. 7 is also integers. Second is a minus 5 plus minus 2 is equals to minus 7. Third example is minus 6 plus 3 is equals to minus 3. So look at here, 7, minus 7, minus 3, all these are the integers. So इसमें आपने क्या देखा कि हर बार जोड़ने पर उत्तर भी क्या आ रहा है? तो एक पूर्णांक ही आता है. मैंने तीनों एग्जाम्पल में अलग अलग संख्या, अलग अलग दो इंटीजर्स लिए हैं और दोनों को जोड़ने के बाद हमने देखा है कि आंसर जो आया है वो भी क्या आया है? तो इंटीजर्स ही आया है. तो देखा आपने कि हर बार जोड़ने पे क्या आया? तो पूर्णांक ही आया है, इंटीजर्स ही आया है. You see, every time we add, the result is still an integers. When we add the two different integers, then we get the answer will be integers. Now let's see 1.2. Our next topic is a 1.2. तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है? व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन. हमने अभी ऐड का देख लिया, अब हम किसका देखेंगे? तो सब्ट्रैक्शन यानी कि व्यवकलन, घटाव का देखेंगे. अब हम बात करते हैं व्यवकलन की यानी सब्ट्रैक्शन की. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन? घटाव की यानी कि व्यवकलन यानी घटाव. इसके बारे में हम देखेंगे. क्या दो पूर्णांकों को घटाने पर हमेशा एक पूर्णांक ही मिलता है? जैसे हमने जोड़ में देखा कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पे हमेशा आंसर क्या मिलता है? पूर्णांक ही मिलता है. उसी तरह हम देखेंगे कि क्या दो पूर्णांकों को घटाने पर हमेशा पूर्णांक ही मिलता है? Do we always get an integers when we subtract one integer from the another? What is the definition of closure under subtraction? इसका definition क्या होगा? तो इसका definition है कि यदि a और b कोई भी दो पूर्णांक हो तो a माइनस b भी एक क्या होगा? पूर्णांक होगा. तभी हम कह सकते हैं कि ये व्यकलन के अंतर्गत समृद्ध है. If a and b are any two integers, then a minus b is also an integer. तो इसमें भी रूल यही है, डिफिनेशन यही है. जब हम a और b दो अलग प्रकार का पूर्णांक संख्या है और a माइनस b यानी कि एक पूर्णांक में से दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो भी एक पूर्णांक संख्या ही होगा. आइए कुछ उदाहरण देखते हैं. Let's understand with some examples. Examples appear step by step. So what is the first example? Let's see. So in this example, first of all, we give this two different integers and the one integer subtract from the another integer. Then we get the answer. Answer will be also integers. So let's see example first. 7 minus 4 equals to 3. In this example, 7 is integers, 4 is integers. When we subtract 4 from 7, then we get the answer 3. 3 is also integers. Example 2, minus 3 minus 5 is equals to plus 2. Because in the middle term, minus is plus. Then the sign will be changed. So minus 3 plus 5 equals to plus 2. Example 3, 2 minus 9 equals to minus 7. So all these examples, when we subtract one integer from the another integer, then we get the answer
आंसर विल बी ऑल्सो इंटीजर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बार उत्तर एक क्या आ रहा है, तो पूर्णांक ही होता है, एक पूर्णांक ही आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांकों का व्यकलन भी पूर्णांकों के समूह में ही रहता है। तो हमने एग्जाम्पल के साथ देखा कि एडिशन की बात करें या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, जब भी हम दो नंबर्स के बीच एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर जो हमारा है वो भी एक क्या होता है, पूर्णांक संख्या ही आता है। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन टू। वो तो एडिशन में था ही, साथ साथ सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज हुआ कि वो पूर्णांक संख्या ही आता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट 1.3 क्रम विनिमय गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हम इससे पहले भी देख चुके हैं। इससे पहले पिछले क्लास में यानी कि क्लास 6 में भी हम क्रम विनिमय गुण पढ़े थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। इसमें भी दो संख्याओं का ही खेल है, क्योंकि मैथ एक खुद में ही क्या है, खेल है, गेम है। अगर आप इसको गेम की तरह खेलते हैं, पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो बच्चों, क्या दो संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल देने से उत्तर पर कोई असर पड़ता है? बताइए। अगर कोई भी दो संख्या का हम ऐड कर रहे हैं, जैसे कि 3 + 4 = 7, और इसका हम क्रम विनिमय यानी कि इसका सीरीज हमने चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया। अब 4 + 3 था, अब हमने 3 + 4 कर दिया, तो क्या होगा? बोथ केस में आंसर 7 ही आता है। So, dear students, the changing the order of addition affect the result? No, never. The result will be same. आइए समझते हैं कि क्रम विनिमय गुण को कैसे हम समझेंगे, कैसे इसको देखेंगे। So let's understand the commutative property. So what is the definition of commutative property? If a and b are any two integers, then a plus b is equal to b plus a. So look at here, a plus b, b plus a. The series will be also changed. यदि a और b दो पूर्णांक है तो a plus b is equals to b plus a होगा। यानी कि क्रम विनिमय नियम इसी को कहते हैं कि क्रम चेंज करने पे भी आंसर सेम ही होगा। तो चलिए कुछ उदाहरणों से इसे सिद्ध करते हैं कि क्या ये रूल वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो लेट्स वेरीफाई दिस विथ सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल इज 4 + 5 = 9. Now we will change their series. 5 + 4 is also we get 9. So when we change the series, then answer will be same. And the example 2, -2 + 7 = 5, or 7 + -2 = 5. अब आप देख सकते हैं इसमें भी कि हमने इसका क्रम चेंज कर दिया। पहला में था -2 + 7 और दूसरा में है 7 + -2, लेकिन दोनों केस में हमारा आंसर जो आया वो 5 ही आ रहा है। तो क्रम चेंज करने पे कोई भी चेंजिंग आंसर में नहीं होती है। एग्जाम्पल थर्ड, -3 + -6 + -3 = -9, और -3 + -6 = -9। तो इसमें भी हमने देखा कि पहला में हमने -6 को पहले रखा, -3 को बाद में। दूसरा केस में हमने -3 को पहले रखा, फिर -6 को बाद में। तब भी हमारा आंसर दोनों में क्या आ रहा है? -9 आ रहा है। तो हर बार उत्तर समान ही आता है, यानी कि क्रम बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। Each time the result remains the same. Order does not matter. अगर हम ऑर्डर चेंज भी करते हैं तो इसका आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आंसर हमारा सेम ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमय होता है। पूर्णांक में जो है वो योग क्रम विनिमय रूल्स होता है। सो एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव।
एडिशन ऑफ इंटीजर्स में जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, वो कम्यूटेटिव होता है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे। इंपॉर्टेंट नोट हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए हमने देखा कि एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, क्रम विनिमय होता है, लेकिन अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की यानी कि व्यकलन की यानी कि घटाव की, तो इसमें क्रम विनिमय रूल नहीं फॉलो होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हम जब माइनस में क्रम विनिमय रूल का यूज करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है कि साइन चेंज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करता है साइन चेंज होने वाला। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इसीलिए सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। चलिए हम उदाहरण के साथ देखते हैं। जैसे हमने लिया है 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। 5 में से 2 को माइनस किए तो 3 आया, लेकिन यहीं पे जब हम क्रम बदल देते हैं, यानी कि पहले हमने 5 को रखा था फिर 2 को माइनस किया था, अब हम 2 में से -5 को करते हैं क्रम बदल के, तो हमारा आंसर जो आएगा वो -3 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों केस में आपका आंसर अलग अलग आया है, यानी कि एक में 3 आया और दूसरा में -3 आया है। तो 3 और -3 डिफरेंट इंटीजर्स है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी क्रम विनिमय रूल्स की बात होगी तो ये सिर्फ एडिशन के लिए यूज होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं यूज होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 1.4 साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चों अब जानते हैं एक और महत्वपूर्ण गुण जिसे कहते हैं साहचर्य गुण, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, तो इस प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग चेंज होता है। जैसे आपकी दोस्ती चेंज हो जाती है कि कभी आपका फेवरेट दोस्त ये रहता है और कुछ फिर उससे झगड़ा हुआ तो दूसरा हो जाता है, उसी तरह से यहाँ भी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ग्रुप चेंज होता है, लेकिन ग्रुप चेंज होने के बाद भी आंसर में कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, आंसर नहीं बदलता है। जैसे आपकी दोस्ती टेम्पोररी के लिए चेंज तो होता है, लेकिन आपका दोस्त नहीं बदलता है, फिर झगड़ा सॉर्ट आउट हुआ और आप सब दोस्त बन जाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं, क्या 3 पूर्णांक को जोड़ते समय जोड़ने का समूह यानी कि ब्रैकेटिंग बदलने से उत्तर पर असर पड़ता है? Does change the grouping of 3 integers during addition affect the result? सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्योंकि डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाता है कि ये होता है या नहीं होता है। यदि a, b और c कोई भी 3 पूर्णांक हो तो a प्लस b को हमने एक ग्रुप में रखा, प्लस c को अलग कर दिया, इज इक्वल्स टू a अलग है प्लस b प्लस c एक ग्रुप में है। तो इस देख सकते हैं कि ग्रुपिंग चेंज होने पे भी आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है। If a, b and c are any 3 integers, then a plus b bracket plus c is equals to a plus b plus c in bracket। तो देख सकते हैं कि आंसर कोई चेंज नहीं होता है। तो आइए उदाहरण से समझते हैं इसे और अच्छे से कि इसका आंसर में चेंजिंग होता है या फिर नहीं होता है। वैसे तो हमने पढ़ लिया कि नहीं होता है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमारा है 2 plus 3 in bracket plus 4 is equal to 5 plus 4 is equals to 9। क्योंकि हम पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, बोर्ड मास में हम पढ़ चुके हैं, तो 3 plus 2 5 हो गया और प्लस 4 अलग था, तो ये ग्रुप का वैल्यू 5 plus 4 इक्वल टू 9 आया। दूसरा हमने 2 को अलग कर दिया और फिर 3 plus 4 को एक ग्रुप में रखा, तो 2 plus 7 इज इक्वल टू 9। तो देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -1 plus 6 प्लस -3, तो ये हो जाएगा -1 और +6 तो +5 और प्लस -3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। और हम अब क्या करते हैं, -1 को अलग कर दिए, 6 प्लस -3 कर दिए, तो -1 प्लस 3 इज इक्वल टू, इसमें भी +2 आया। तो दोनों ही मामलों में उत्तर समान है। इन बोथ केसेस द आंसर इज सेम।
दोनों केस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांकों के योग में सहचारी गुण लागू होता है। तो हम कह सकते हैं कि सहचारी गुण किस में लागू होते हैं? पूर्णांकों के योग में, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में ये लागू होता है। Thus, addition of integers is associative। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स में जो है एसोसिएटिव, एडिशन ऑफ इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव है, क्योंकि इससे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने एग्जाम्पल के थ्रू देख लिया। अब हम देखते हैं इंपोर्टेंट नोट कि इंपोर्टेंट नोट क्या है। तो हमने देखा कि एडिशन में तो लागू होता है, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव है, बट सब्सट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि व्यकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन सहचारी नहीं होता है। अगर इसमें हम ग्रुप अलग करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू जो क्या ये सही नोट है या नहीं है। तो 5 - 3 को हमने एक समूह में रखा, -2 को अलग कर दिया, तो 5 में से 3 गया, 2 - 2 = 0 आया। लेकिन जब हम क्रम चेंज करते हैं, 5 को अलग कर देते हैं और 3 - 2 को एक ग्रुप में रखें, तो 5 - 1 आया, यानी कि 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ की सब्ट्रैक्शन में जो है दोनों केस में अलग अलग आंसर आ रहा है। एक में 0 आया, एक में 4 आया, और जब आंसर चेंज है तो यहाँ पे सहचारी लागू नहीं हो रहा है, ये एसोसिएटिव नहीं है। अब हम लोग देखते हैं हमारा 5th टॉपिक यानी कि 1.5 यूज तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है? तो हम जानते हैं एक और जरूरी गुण, और वो जरूरी गुण है क्या? तो यूज तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आपको पता है कौन सी संख्या को किसी भी पूर्णांक में जोड़ने पर वही पूर्णांक वापस मिलता है? बताइए। तो आप लोग को पूर्णांक छोड़ दीजिए, अगर हम एक नॉर्मल सी नंबर के बारे में पूछे कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप किसी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आपको फिर से रिटर्न मिलेगा, वही संख्या आपको प्राप्त होगा। तो हम सब जानते हैं कि 0 को हम किसी में जोड़ दे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा, आंसर हमारा वही फिर से आ जाएगा। Do you know which number can be added to any integer and still give back the same integer? तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम इस एडिटिव आइडेंटिटी का डेफिनेशन समझते हैं कि क्या होता है। यदि a कोई पूर्णांक हो तो मान लीजिए कि a कोई पूर्णांक संख्या है, तो a + 0 = 0 + a = a। अब तो आप देख सकते हैं कि पूर्णांक में अगर हम 0 जोड़ते हैं और उसके क्रम को भी चेंज कर देते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? a ही आता है, क्योंकि 0 हम जानते हैं कि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इफ a is any integer then a + 0 = 0 + a = a। तो आप समझ सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, यानी कि ऐसी संख्या को उसमें जोड़िए जो हमारा आंसर वही फिर से आ जाए। यहाँ 0 को क्या कहते हैं? तो 0 को कहते हैं पूर्णांकों का योग तत्समक, क्योंकि 0 को ही ऐड करने पे हमें ये वो संख्या फिर से वापस वही संख्या मिलता है। 0 is called the additive identity of integers। तो 0 को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। ये आपको याद रखना है कि कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि 0 को ऐड करके वो नंबर फिर से हम लाने के लिए 0 को ऐड करते हैं। अब चलिए कुछ प्रयास कीजिए कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिससे योग में हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आपको प्रयास करना है, बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है।
किस तरह से हो सकता है? तो एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके योग से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। वो निम्नलिखित है क्या? तो ए में दिया हुआ है एक ऋणात्मक पूर्णांक। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives us the following. A is a negative integers. तो आपको क्या प्रयास करना है कि ऐसे दो संख्याओं को आपको जोड़ना है जिससे कि आपको नेगेटिव इंटीजर्स आए, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स आंसर हो। अब चलिए हम देखते हैं, बहुत सारा ऐसा इंटीजर्स है जिस दो इंटीजर्स लेके हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं, -3 प्लस -5। तो यहाँ देखिए -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3 - 5 इज इक्वल टू -8, या फिर -10 प्लस 2, तो इसमें भी हो जाएगा आंसर हमारा -8। तो देख सकते हैं कि हम दो डिफरेंट डिफरेंट क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं, लेकिन आंसर हमारा हमेशा क्या आ रहा है? तो नेगेटिव इंटीजर्स ही आ रहा है। तो योग ऋणात्मक है, द सम इज नेगेटिव। आंसर जो हमारा आया है सम, वो क्या है? तो नेगेटिव है। इसी तरह से आपको क्या करना है, ए हम देख लिए हैं, अब इसी का क्वेश्चन हम क्या देखेंगे? तो बी देखेंगे। बी है हमारा कि 0, 0। आंसर जो होगा कि, यानी कि आप ये समझिए कि 0 जोड़ने पर जो है किस तरह से, तो 0 आपको लाना है, यानी कि पूर्णांक हमेशा क्या हो? 0 है, ऐसे टू इंटीजर्स का। तो देखिए +4 और प्लस -4 इज इक्वल टू 0। जब भी हम अपोजिट को जोड़ते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? 0 आता है, या फिर 0 + 0 भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। जब हम 0 में 0 को जोड़ेंगे तब भी 0 होगा। तो योग 0 है, द सम इज 0। सी में है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, इन नंबर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स। अब आपको क्या करना है कि जो दो इंटीजर्स को हम जोड़ेंगे उससे छोटा हमारा आंसर आना चाहिए। देखिए यहाँ पे -2 प्लस -5 इज इक्वल टू -7, और हम जानते हैं कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर दिखे वो उतना छोटा होता है। तो यहाँ -7 जो है वो दोनों, यानी कि -2 और -5 से क्या है? छोटा है। Here -7 is smaller than both -2 and -5। अब हम चलते हैं डी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन डी हमारा है, क्वेश्चन डी हमारा क्या कह रहा है, तो देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। क्योंकि इसमें क्या है कि सारा क्वेश्चन का आपका टॉपिक दिया हुआ है कि आपको आंसर लाना क्या है। जैसे कि हमने सी में देखा कि दिया हुआ था कि आंसर जो है दोनों पूर्णांकों से क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। इसी तरह से क्वेश्चन डी में दिया हुआ है कि दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से छोटा पूर्णांक, यानी कि अभी हमने देखा कि दोनों पूर्णांक से छोटा होना चाहिए, लेकिन अब कह रहा है कि जो दो पूर्णांक हम लिए हैं, दो इंटीजर्स लेंगे, उसमें से किसी एक से छोटा होना चाहिए। नंबर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द टू इंटीजर्स, दोनों में से किसी एक से छोटा। तो चलिए हम देखते हैं आंसर हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले इंटीजर्स, दो इंटीजर्स लेते हैं। तो इंटीजर्स हमने क्या लिया है कि -3 + 7। यहाँ पे हम दो इंटीजर्स लिए हैं, -3 + 7। जब हम इसको ऐड करते हैं तो +4 हमारा आंसर आता है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ 4 जो है वो -3 से बड़ा है पर 7 से छोटा है। तो क्योंकि जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव में क्या होता है? बड़ा बड़ा ही होता है और छोटा छोटा ही होता है। नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव साइन के साथ अगर कोई बड़ा नंबर दिख रहा है तो वो छोटा हो जाता है। तो here 4 is greater than -3 but smaller than 7। तो ये जो 4 है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से क्या है? छोटा है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन डी था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन ई की तरफ। क्वेश्चन ई हमारा क्या कह रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग दोनों पूर्णांकों से बड़ा हो। अभी हमने क्वेश्चन सी में देखा था कि दोनों पूर्णांकों से छोटा हो, और क्वेश्चन ई में कह रहा है कि वो दोनों पूर्णांकों से जो आंसर है वो बड़ा हो। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is greater than both of them। उसका जो सम है वो दोनों पूर्णांकों से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी हम क्या करेंगे कि दो इंटीजर्स लेंगे, और इंटीजर्स हम ले रहे हैं 3
और 4। तो जब हम 3 + 4 करते हैं तो आंसर हमारा आता है 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो 7 है वो 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो यहाँ 7 दोनों यानी कि 3 और 4 से बड़ा है। और क्वेश्चन हमारा यही कह रहा था कि हमारा आंसर जो है वो दोनों इंटीजर्स से, दोनों पूर्णांकों से बड़ा होना चाहिए। Here 7 is greater than both 3 and 4। एक और उदाहरण हम देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के लिए भी सबसे पहले हम इंटीजर्स लेते हैं। हम इंटीजर्स ले रहे हैं -2 और 5। तो चलिए -2 + 5 = हो जाएगा +3। यहाँ 3 जो है वो -2 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose difference gives the following result। तो इसमें भी चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। तो क्वेश्चन ए है एक ऋणात्मक पूर्णांक और नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें भी सबसे पहले हम दो इंटीजर्स लेते हैं और इंटीजर्स हमने लिया है 3 और 7। तो आंसर हमारा होगा 3 - 7 = -4। यहाँ अंतर क्या आ रहा है? तो एक ऋणात्मक आ रहा है। Here the difference is negative। जब हमने 3 में से -7 किया तो हमारा जो आंसर आया है -4 वो भी नेगेटिव आया है। बी में है 0 यानी कि 0 आना चाहिए। तो आंसर देखिए 5 - 5 = 0। यहाँ पे 5 और हमने 5 लिया है यानी कि इंटीजर्स जो दो पूर्णांक लिए हैं वो 5 5 लिए हैं। अब एक है -2 -2। तो यहाँ पे -2 +2 = 0। तो डिफरेंस इज 0 इन बोथ केसेस। दोनों केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? पूर्णांक जो वो 0 ही आ रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन सी देखते हैं। दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक। जो हम दो पूर्णांक लेंगे उस दोनों से छोटा हमारा आंसर आना चाहिए। ए नंबर स्मॉलर देन बोथ इंटीजर। तो हम सबसे पहले इंटीजर्स लेते हैं। इंटीजर्स हम ले रहे हैं -2 और +3। तो आंसर जो हमारा होगा -2 - 3 = -5। यहाँ -5 दोनों से छोटा है यानी कि -2 से भी छोटा है और +3 से भी छोटा है। -5 इज स्मॉलर देन बोथ -2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर डी है दोनों पूर्णांकों में से केवल किसी एक से बड़ा पूर्णांक ए नंबर ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द टू इंटीजर्स। जो दो इंटीजर्स हम लेंगे उसमें से किसी एक इंटीजर्स से आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए। तो हम आंसर में लेते हैं 6 - 2। जब हम 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर जो है 4 2 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है? तो छोटा है। और हमको यही लाना ही था कि एक इंटीजर से बड़ा हो और एक इंटीजर से छोटा हो, केवल एक से ही बड़ा हमको शो करना है था। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे 6 - 2 = 4। 4 जो है 2 से बड़ा है लेकिन 6 से क्या है? छोटा है। और दूसरा एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं -2 - -5 = 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 जो है -5 से बड़ा है लेकिन -2 से भी क्या है? बड़ा है। तो इस दोनों से बड़ा है। तो इसका उदाहरण हम आगे भाग में लेंगे। अब हम देखते हैं एक बेटर एग्जाम्पल 4 - 2 = 2। यहाँ 2 जो है वो 2 के बराबर है पर 4 से क्या है? छोटा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल होगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों से बड़ा एक पूर्णांक। अब हम जो दो इंटीजर्स लेंगे उस दोनों से बड़ा होना चाहिए हमारा आंसर। और नंबर ग्रेटर देन बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं -3 -7, यानी कि हमने जो इंटीजर्स लिया है -3 और -7, तो बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -3 + 7 = 4। यहाँ 4 जो है वो -3 - 7 दोनों से बड़ा है। 4 इज ग्रेटर देन बोथ -3 एंड -7। तो यहाँ यही कह रहा था कि दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन के मामले में उत्तर काफ़ी बदल सकता है, कभी ऋणात्मक, कभी शून्य और कभी दो संख्याओं से बड़ा या छोटा भी हो सकता है। ये हमने एक एक क्वेश्चन के साथ देख लिया है। सो इन सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट कैन वेरी ग्रेटली, नेगेटिव, 0 और इवन ग्रेटर, स्मॉलर देन बोथ इंटीजर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें आ सकती है इस कंडीशन में।
अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.1 जो पूर्णांक चैप्टर का प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 1.1, उसके तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए में है योग -7 हो। तो एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों संख्याओं का योग -7 हो, अ पेयर हुज सम इज -7। तो हम दो इंटीजर्स लेते हैं ऐसा। चलिए, तो हम -3 और -4 ले रहे हैं इंटीजर्स। जब हम -3 में -4 को जोड़ेंगे तो -7 हमारा आएगा, या फिर -10 में जब हम +3 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो ये दोनों इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, अंतर 10 है, यानी कि डिफरेंस 10 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या जिनका अंतर 10 हो, टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 10। अब देखिए, हम आंसर लेते हैं, दो इंटीजर्स 15 और 5। तो 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10 होगा, या -2 में से -12 को माइनस करेंगे तो भी 10 होगा। तो ये दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी है, योग 2 है। ऐसी दो संख्या जिनका जोड़ 2 हो, योग मतलब जोड़, टू इंटीजर्स हुज सम इज 2। तो इसके लिए हम नंबर इंटीजर्स ले रहे हैं 4 और -2। 4 + -2 जब हम करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 - 2 = 2। या फिर हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, -3 + 5 = 2। अब प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं, पूर्णांकों के विशेष योग। ए में है ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिनका अंतर 8 हो। दो निगेटिव इंटीजर्स जिनका अंतर क्या हो, 8 हो, जिसका डिफरेंस 8 हो। टू निगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। तो हमें डिफरेंस 8 शो करना है। वो ऐसे दो निगेटिव इंटीजर्स का, तो हम दो निगेटिव इंटीजर्स -2 और -10 ले रहे हैं। जब -2 -10 में से -10 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 8 आ जाएगा। फिर -5 में जब -13 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग 5 हो। अब हमें क्या करना है, तो 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 5। दोनों का सम कितनी होनी चाहिए, 5। तो -3 हमने नेगेटिव इंटीजर्स लिया और 8 पॉजिटिव इंटीजर्स लिया। जब -3 में +8 को करेंगे तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा, या फिर -2 में जब हम +7 करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ दो अलग अलग इंटीजर्स हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्वेश्चन सी है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर 3 हो। 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 3। 5 - 2 = 3, -4 - -7 = 3। तो देख सकते हैं यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर्स हम लिए हैं। प्रश्न है 3, स्कोर तुलना और गुण का प्रयोग। टीम ए स्कोर है 40-10-0, टीम बी स्कोर है 10-0-40। जिसका कुल स्कोर ज़्यादा है, दोनों टीम का कुल स्कोर देखते हैं। तो 40 + 10 + 0 50, और 10 + 0 + 40 तब भी 50। तो ए और बी दोनों टीमों में बराबर अंक प्राप्त किए हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों ने सेम ही स्कोर किया है। क्योंकि ए का क्या है, तो 40 है, 10 है, तो 40 और 0 है, तीनों को ऐड करेंगे 50। और बी का है 10-0-40, तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो 50। तो दोनों टीमों ने सेम स्कोर किया है, 50-50 ही स्कोर किया है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? यस, दिस शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा, देखा। इसमें क्या था कि क्रम हम अगर बदल भी देते हैं, a + b या b + a करते हैं, तो आंसर हमारा क्या होता है, सेम होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ, रिक्त स्थान भरो, गुणों का प्रयोग। अब पहला में है -5 + -8 = -8। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय गुण को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे a था, -5, b था 8, हमने b को पहले ले लिया -8, और a लिखना है -5। दूसरा क्वेश्चन है -53 + ब्लैंक्स = -53। तो हम पढ़े हुए हैं एडिटिव आइडेंटिटी योज तत्समक रूल, जिसमें कि 0 को ऐड करना रहता है। तो -53 में 0 ऐड करेंगे तो -53 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है 17 + ब्लैंक्स = 0। तो हमें पता है कि जब हम अपोजिट को जोड़ते हैं तो 0 आ जाता है। तो 17 में -17 जोड़ेंगे तो हमें आंसर 0 आ जाएगा। इस रूल को हम कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, यानी कि योज्य प्रतिलोम।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक्स इज इक्वल टू 13 प्लस ब्रैकेट -12 प्लस -7। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट का काम हो रहा है, यानी कि समूह चेंज हो रही है। पहला में a प्लस बी सी को अलग रखा गया है और दूसरा इज इक्वल टू करके ए को अलग करके बी प्लस सी को एक साथ रखा गया है। तो -7 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचारी गुण को फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है -4 प्लस ब्रैकेट 15 प्लस -3 क्लोज ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट -4 प्लस 15 क्लोज ब्रैकेट प्लस ब्लैंक्स। तो इसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही यूज़ हो रहा है कि 4 को अलग रखा गया है और 15 प्लस -3 को एक साथ रखा गया है। फिर इसमें क्या इज इक्वल्स टू करके -4 को और प्लस 15 को एक साथ रखा गया है, तो -3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, -3 को अलग किया जाएगा। तो यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि सहचरी गुण का रूल फॉलो हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं 1.2 पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पिछले हिस्से में हमने पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखा कि जोड़ और घटाव हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए किस रूल का फॉलो होगा। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन पूर्णांकों में गुणन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होगा, किस तरह से बनेगा। नाउ वी विल लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स, कि हम इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, गुणन क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गुणन क्या है। तो गुणन का मतलब है किसी संख्या को बार बार जोड़ना। मल्टीप्लिकेशन जो होता है, गुणन जो होता है, वो एडिशन का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि जोड़ का ही शॉर्ट फॉर्म है। और अगर हम बात करें डिवीज़न का, तो डिवीज़न जो होता है वो घटाव का ही शॉर्ट फॉर्म होता है। तो मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन का मतलब है किसी संख्या को बार बार जोड़ना। मल्टीप्लिकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन। तो ये आप जूनियर क्लास में पढ़े होंगे, रिपीटेड एडिशन किस तरह से होता है और इसका गुणन कैसे इजीली फॉर्म में आ जाता है। जैसे कि चलिए हम यहाँ भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि 5 + 5 + 5, हमने 5 को 3 बार लिख के प्लस किया, उसी को हम गुणन के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 × 5, क्योंकि 3 बार 5 है तो गुना कर दिए तो 15 हो गया। अब 5 + 5 + 5 करें या 3 × 5 करें, आंसर हमारा क्या होगा, 15 होगा। तो यह 5 का 3 बार योग है। दिस इज 5 एडेड 3 टाइम्स, 5 को यहाँ 3 टाइम्स ऐड किया गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि गुणन जो है वो क्या है, तो बार बार जोड़ने का शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए पूर्णांकों में भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। लेट्स डू द सेम विथ इंटीजर्स। जैसे हमने नॉर्मल नंबर लेके आपको दिखाया, उसी तरह से हम इंटीजर्स, वैसे वो भी इंटीजर्स थे क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंटीजर्स होते हैं, तो इसी तरह से हम इंटीजर्स में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल -5 + -5 + -5 इज इक्वल्स टू -15। अगर हम 3 बार -5 को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा -15 होगा। वहीं पे अगर हम -5 × 3 कर दें, क्योंकि -5 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो -5 × 3 इक्वल्स टू -15। तो यहाँ हमने ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से गुना किया। वेयर हेयर वी मल्टीप्लाई अ नेगेटिव इंटीजर्स विथ अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम देख सकते हैं कि यहाँ हम नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई किए, आंसर हमारा नेगेटिव आया। इसमें भी क्या होता है कि ऑड और इवन, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो ऑड है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब चलिए कुछ मल्टीप्लाई में जो है साइन, वैसे हमने आपको बताया कि इंटीजर्स में साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो कुछ रूल्स हम देखते हैं। साइन इन मल्टीप्लिकेशन, गुणन में चिन्हों के नियम। फर्स्ट, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव ही होगा। फॉर एग्जांपल 3 × 4 इक्वल्स टू 12। अगर हम निगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल -5 × 3 इक्वल्स टू -15। तीसरा है कि
प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटू माइनस नेगेटिव करते हैं तो आंसर हमारा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू -2 इक्वल्स टू -12। नेक्स्ट है 4 में है कि निगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -4 इंटू -3 इक्वल्स टू +12 हो जाएगा। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, हम 2.1 का पॉइंट पढ़ेंगे। अब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन, अगर दो इंटीजर्स हम लिए हैं उसमें एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो उसका गुणन कैसे होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम सीखेंगे एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणन। लेट्स नाउ लर्न मल्टीप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। एग्जाम्पल थ्रू रिपीटेड एडिशन। पहले हम रिपीटेड एडिशन के साथ देखते हैं इसको। जैसे हम 3 इंटू 5 को समझते हैं। 3 इंटू 5 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 5 + 5 + 5 तो इज इक्वल्स टू 15। उसी तरह से 3 इंटू -5 को भी हम लिख सकते हैं -5 प्लस -5 प्लस -5 इक्वल्स टू -15। तो ये क्या था, ये रिपीटेड एडिशन है कि अगर कोई मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणन के फॉर्म पे है तो उसको उतने बार जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस उतने टाइम्स उसको लिख के हम ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका मतलब जब हम धनात्मक संख्या से ऋणात्मक संख्या का गुणन करते हैं तो उत्तर क्या होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। ये आपको याद रखना है कि किसी भी धनात्मक कितने टाइम्स भी हो, 3 टाइम्स हो, 4 टाइम्स हो, 5 टाइम्स हो, किसी भी धनात्मक के साथ अगर हम ऋणात्मक को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा क्या आता है, ऋणात्मक ही आता है। सो मल्टीप्लाई अ पॉजिटिव नंबर बाय अ नेगेटिव गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट। अगर हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, ये आपको याद रखना है। अब है नंबर लाइन एक्सप्लेनेशन। नंबर लाइन एक्सप्लेनेशन, अब हम इसे संख्या रेखा पर भी समझ सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन में आप समझिए कि नंबर लाइन जब भी हम लेते हैं इंटीजर्स का तो बीच में क्या होता है, जीरो होता है। लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जीरो के और राइट साइड सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन पे ये शो करना आप सीखेंगे। यदि हम +3 इंटू -2 को दिखाना चाहे तो हम -2 की ओर 3 बार कदम बढ़ाएंगे। डेट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 से -2, -2 से -4, -4 से -6। सो द आंसर इज -6। अब है प्रयास कीजिए मल्टीप्लाइंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई ट्राई करनी है, बनानी है। प्रश्न 1 है, ज्ञात कीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें पता करना है, बनाना है। क्वेश्चन ए है 15 इंटू -16। अब देखिए यहाँ पे क्या है 15 इंटू -16। तो हम रूल पढ़ चुके हैं कि चाहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स से किसी भी नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स ही आता है। एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या का गुणन हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अब चलिए देखते हैं 15 इंटू -16 इक्वल्स टू जो हमारा आंसर आएगा, जब हम 15 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 होगा और ये निगेटिव होगा इसीलिए -240 हो जाएगा क्योंकि इसमें -16 है यानी कि 16 नेगेटिव है। तो जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर बी है 21 इंटू -32। 21 से -32 को क्या करना है, गुना करना है। तो आंसर जो होगा वो होगा 21 इंटू -32 इज इक्वल्स टू, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 672 यानी कि 672 और इसमें एक इंटीजर्स नेगेटिव है इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा -672। अब हम क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सी है -42 इंटू 12। आंसर जो हमारा होगा वो होगा -42 इंटू 12 इक्वल्स टू
जब 42 से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट 504। और 42 जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, तो आंसर हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, -504 हो जाएगा। डी है -55 इंटू 15, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा -55 इंटू 15 इक्वल्स टू -825। तो इस तरह से हमने देखा एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर दोनों में से कोई एक इंटीजर्स नेगेटिव है तो आंसर हमारा हमेशा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब प्रश्न 2, जांच कीजिए, वेरीफाई वेदर, वेरीफाई करनी है। ए में है 25 इंटू -21 इज इक्वल्स टू -25 इंटू 21। अब यहाँ दोनों पक्षों में अगर पक्ष की जांच करें, लेट्स चेक आउट बोथ साइड। 25 इंटू -21 इज इक्वल्स टू -525, -25 इंटू 21 इक्वल्स टू -525। हाँ, दोनों बराबर है, यस बोथ आर इक्वल। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम इस तरह से एग्जाम्पल लेके इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब हमने दोनों पक्षों की जांच की तो दोनों पक्ष का आंसर बिल्कुल क्या आया, सही आया, करेक्ट आया है इसमें। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। इसी का क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि -23 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 23 इंटू -20। अब देखिए 23 इंटू 20 जब हम करते हैं तो -460, और जब हम 23 इंटू -20 करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। यस, बोथ साइड आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लेकिन कम्यूटेटिव का प्रयोग हो रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि क्रम चेंज करने पे कोई भी आंसर में चेंजिंग नहीं हो रहा है। यही चीज़ शो किया गया है, दिखाया गया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। अब चलिए हम लोग देखते हैं सिद्धांत, जनरल रूल। जो जनरल रूल हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण नियम पर पहुंचते हैं। नाउ वी रीच एन इम्पोर्टेंस कंक्लूजन। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी टू इंटीजर्स ए और बी में क्या करना है, तो कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर्स है ए और बी, तो ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू बी। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए a इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए बी हो जाएगा। अब चलते हैं 1.2.2, जो हमारा टॉपिक है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन। अभी हमने धनात्मक का देखा, अब हमें पढ़ना है दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। अब तक आपने सीखा कि जब एक संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो उत्तर हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वी हैव लर्न दैट multiplying a positive and a negative integers give a negative result. What happens when both integers are negative? जब दोनों पूर्णांक ऋणात्मक तब क्या होता? Let's understand with a pattern. इस चीज़ को हम लोग पैटर्न के थ्रू जानेंगे कि अगर दोनों नेगेटिव होता तो फिर क्या होता। चलिए एक पैटर्न से समझते हैं। मान लीजिए -3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो -9 आएगा, क्योंकि 3 इंटू 3 9, और माइनस साइन किस चीज़ का है, तो माइनस का है पहला इंटीजर्स में, तो -9 हो जाएगा। फिर -3 इंटू 2 इक्वल्स टू -6। नेक्स्ट -3 इंटू 1 इक्वल्स टू -3। नेक्स्ट -3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ हम देखते हैं तो एक पैटर्न तैयार हो रहा है कि पहले 0 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अब हम 3 को -3 को -1 को -2 को -3 से गुना करेंगे, यानी कि -3 को -1 से और -2 को -3 से। अब पहला देखते हैं कि -3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू वाट। इस पैटर्न में हर बार उत्तर 3 से बढ़ रहा है, तो
अगला उत्तर होना चाहिए कितना, तो +3। फिर -3 इंटू -2 इक्वल्स टू +6 इंटू -3 इंटू -3 इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए जब हम -3 को -2 से मल्टीप्लाई किए तो +6 हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। वहीं पे जब हमने -3 से -3 को मल्टीप्लाई किया तो +9 हो गया। अब रूल चलते हैं। रूल क्या हमारा कर रहा है कि निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव। निगेटिव को जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पॉजिटिव हो जाता है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणन हमेशा धनात्मक उत्तर देता है। मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर्स ऑलवेज gives a positive result. For example, -4 into -5 equals to 20। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि -7 इंटू -2 इक्वल्स टू 14। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहा है कि वो ये दिखा रहा है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि -4 और -5 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स था, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया गया तो आया जो आंसर है 20, वो क्या है, तो वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। फिर इसी तरह से -7 और -2 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है, उसका जो आंसर आया 14 वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब है 3.1 गुणन के अंतर्गत समृद्ध, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम सीखेंगे गुणन के अंतर्गत समृद्ध का गुण। लेट्स नाउ understand the closure property of multiplication. What is closure? समवृद्धि क्या है? यदि हम दो पूर्णांकों का गुणा करें और उत्तर भी पूर्णांक ही हो तो हम कह सकते हैं कि गुणन पूर्णांकों के लिए समवृद्ध है। If you multiply two integers and the result is also an integer, we say that multiplication is closed under integers. तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्णांकों के लिए समृद्ध है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके गुणन करके देखते हैं। जैसे कि 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो यहाँ जो 15 है, 15 इज एन इंटीजर्स, 15 भी क्या है, इंटीजर्स है। दूसरा एग्जाम्पल मिल रहा है -4 इंटू 6 इक्वल्स टू -24। -24 इज एन इंटीजर। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं -7 इंटू -2 इक्वल्स टू 14। 14 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हम देख सकते हैं कि जो गुणा करने के बाद हर एग्जाम्पल में जो हमारा गुणा करने के बाद गुणन आया है वो भी एक क्या है, इंटीजर ही है, पूर्णांक ही है। हर बार उत्तर एक पूर्णांक ही आता है। Each time the result is still an integers. When we multiply two integers, then answer will be also integers. तो हमें ये याद रखनी है, समझना है। अब हम चलते हैं 3.2 की तरफ। 3.2 है गुणन की क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस भाग में हम सीखेंगे गुणन की क्रम विनिमेयता कि अगर हम क्रम चेंज भी कर देते हैं तो क्या होता है। In this section we will learn about the commutative property of multiplication. What is commutative? What is commutativity? क्रम विनिमेयता क्या है? यदि दो पूर्णांक का गुणन करने पर संख्याओं के स्थान बदलने से उत्तर ना बदले तो यह क्रम विनिमेयता कहलाता है। If the product of two integers remain the same ever after, even after changing their order, this is called the commutative property. यदि हम दो इंटीजर्स का क्रम चेंज कर देते हैं तब भी आंसर हमारा सेम ही हो, नहीं बदलता हो, तो वो क्रम विनिमेयता कहलाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 20। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। तो अब देख सकते हैं पहले में हमने 4 इंटू 5 रखा, दूसरे में पहले हम 5 को लिए 5 इंटू 4 किए, यानी कि क्रम चेंज कर दिए, तब भी दोनों में आंसर क्या आया, 20 ही आया। सो 4 into 5 is equals to 5 into 4. And the next is -6 into 3 equals to -18. 4 में है तो 3 into -16 equals to 18. So -6 into 3 is equals to 3 into -6. तो क्रम चेंज करने पे भी आंसर सेम ही आ रहा है, दोनों में -18 ही आ रहा है। अब हम देखते हैं 3.3 शून्य से गुणन।
मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। हम लोग जानते हैं कि हमने एडिशन में भी जीरो का पढ़ा कि जब हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वो नंबर सेम ही आता है। बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि जब हम किसी नंबर को शून्य से यानी कि जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर चाहे नंबर कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आंसर हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इस भाग में हम जानेंगे शून्य से गुणन का गुण। In this part, we will learn about multiplication by zero rule। नियम देखते हैं। पहला, यदि किसी भी पूर्णांक को शून्य से गुना किया जाए तो उत्तर हमेशा शून्य ही होता है। पहले ही मैं आपको बताई कि नंबर चाहे कितना बड़ा भी हो, अगर हम नंबर को शून्य से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा शून्य आता है। इफ एनी इंटीजर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो, द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। फॉर एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं, 9 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ देखिए 9 नंबर है, लेकिन अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई कर दिए जीरो ही हो गया। जीरो इंटू -5 इज इक्वल टू जीरो। -7, थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, -7 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ हमने देखा कि डिफरेंट इंटीजर्स को हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा क्या आया, जीरो ही आया। तो ध्यान दीजिए, यह नियम सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों पर लागू होगा, चाहे नंबर पूर्णांक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, हर जगह ये रूल लागू होगा। दिस रूल अप्लाइज टू ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो आपको ये याद रखना है कि चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, नंबर कितना बड़ा भी हो पूर्णांक का, उससे कोई मतलब नहीं है, जीरो से मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आ जाएगा। 3.4 है गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी? तो गुणात्मक तत्समक का अर्थ है और इसका उपयोग हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका अर्थ क्या होता है, इसका उपयोग कैसे होते हैं। We will learn about the multiplicative identity and how it works. First of all, we will see the definition. What is the meaning of the multiplicative identity? क्या मतलब होता है, क्या डिफिनेशन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का? यदि किसी पूर्णांक को एक से गुना किया जाए तो उत्तर वही पूर्णांक होता है। इसी को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। हम सब जानते हैं कि अगर नंबर छोटा हो या बड़ा हो, पूर्णांक छोटा हो बड़ा हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी हो, अगर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही, वो पूर्णांक खुद ही हमारा आंसर आता है। इफ एनी इंटीजर इज multiplied by 1, the result is the integer itself. This is called the multiplicative identity property. तो यही होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूर्णांक खुद ही आंसर आता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 8 ही आया। -3 इंटू 1 इज इक्वल टू -3। तीसरा एग्जाम्पल हमारा है 1 इंटू -9 इज इक्वल टू -9। तो हमने तीनों एग्जाम्पल में देखा कि जिस पूर्णांक के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं वो पूर्णांक खुद ही हमारा आंसर आता है। हर बार उत्तर वही पूर्णांक आता है जिस पूर्णांक से हमने 1 को मल्टीप्लाई किया। एवरी टाइम द रिजल्ट रिमेन्स द सेम इंटीजर, वो सेम ही इंटीजर आता है। अब हम देखते हैं 3.5। 3.5 हमारा क्या है इसमें पॉइंट? तो 3.5 का पॉइंट है गुणन का सहचार्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने एडिशन में ये चीजें देखा, इस भाग में हम समझेंगे कि गुणन का सहचार्य गुण क्या होता है। In this section, we will understand the associative property of multiplication. What is associative property? सहचार्य गुण क्या है? यदि तीन पूर्णांक का गुणन करते हैं, यदि तीन पूर्णांकों का गुणन करते समय गुणन के क्रम को बदलने पर उत्तर ना बदले तो यह सहचार्य गुण कहलाता है। In the grouping of three integers, in multiplication does not change the result, it is called the associative property. अगर हम क्रम चेंज भी कर देते हैं तीन में से तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल, इसके लिए सबसे पहले आप देख लेते हैं हम लोग एक सूत्र कि a इंटू बी को हमने एक ग्रुप में रखा, इंटू सी कर दिया, यानी सी को अलग कर दिया।
इज इक्वल टू हमने ए को अलग कर दिया इंटू बी इंटू सी को एक ग्रुप में रखा, तो आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसको हम नंबर पूर्णांक लेके एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 2 इंटू 3 को एक ग्रुप में रखा, इंटू 4 किया, फिर 6 तो कितना हो जाएगा, पहले हम ब्रैकेट का काम करते, 3 2 6, 6 इंटू 4 इक्वल्स टू 24। फिर हम 2 को अलग कर देते हैं, 3 इंटू 4 को एक साथ रखते हैं, तो भी हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 12, तो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24। तो दोनों ही स्थितियों में उत्तर समान है। तीसरा एग्जांपल है -5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -10 इंटू 3 इक्वल्स टू -30। 4 में है -5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू -5 इंटू 6 इक्वल्स टू -30। तो यही था। अब हम देखते हैं 3.6 में वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम सीखेंगे गुणन का वितरण गुण, जो योग पर लागू होता है। किस पे लागू होता है? योग पे होता है। In this video, we will learn the distributive property of multiplication over addition. What is distributive property? वितरण गुण क्या है? यदि कोई दो संख्या अन्य संख्याओं के योग से गुना किया जाए, तो हम पहले उसे दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करके फिर जोड़ सकते हैं। If a number is multiplied by the sum of two numbers, it can be distributed a multiplication with each added separately. For example के थ्रू इसे हम सबसे पहले हम देखते हैं सूत्र कि इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। एक्सप्रेस हम करेंगे a इंटू बी प्लस सी, दिया हुआ है कि b प्लस सी योग है जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें अलग अलग मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब चलिए हम कुछ पूर्णांक लेके इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा है 2 इंटू 3 प्लस 4। तो ये जो हो जाएगा किस तरह से होगा, तो दो तरह से हो सकता है, जैसे कि 2 इंटू ब्रैकेट का काम कर लिए, 3 इंटू 4 तो 7, 2 7 जा 14। या हम इसको अलग अलग करके देखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, तो 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14। तो दोनों ही दशाओं में उत्तर समान है। अब हम तीसरा देखते हैं 3 इंटू 5 प्लस -2 इज इक्वल्स टू -3 इंटू 3 इक्वल्स टू -9। 4 में देखते हैं -3 इंटू 5 प्लस -3 इंटू -2, तो -3 इंटू 5 15, -15 प्लस -3 इंटू -2 इक्वल्स टू -6, तो बराबर -9 हो जाएगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। क्या है पहला क्वेश्चन? निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इसमें हमें जो दिया हुआ प्रोडक्ट्स है उसको फाइंड करना है। इसका सबसे पहले ए देखते हैं, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, तो -3 होगा क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणन हमेशा ऋणात्मक होता है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स। बी में है, इसका अब हम बी देखते हैं। बी में है -1 इंटू 225, -1 इंटू 225 इज इक्वल टू ब्लैंक्स, तो क्या होगा यहाँ पे -225 हो जाएगा, क्योंकि एक निगेटिव, इसमें भी वही चीज है कि ऋणात्मक से संख्या से गुना करने पर चिन्ह बदल जाता है, यानी कि ऋणात्मक हो जाता है। अब सी में हम चलते हैं, हमारा सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सी क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि -21 इंटू -30, -21 इंटू -30 इज इक्वल टू व्हाट? तो देखिए सबसे पहले इसमें तो माइनस माइनस है, तो हमें पता है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव हो जाता है। और जब हम 21 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 3 जा 63 और 0 का 0 यानी कि 630 हो जाएगा हमारा आंसर। दो ऋणात्मक संख्याएं मिलकर गुना करने पे उत्तर धनात्मक होता है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाता है? तो पॉजिटिव होता है। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है कि -316 इंटू -1 इज इक्वल टू व्हाट? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और जब हम किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूर्णांक खुद ही आता है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा पॉजिटिव 316। किसी संख्या को -1 से गुना करने पर उसका चिन्ह
उलट जाता है। यहाँ दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, इसलिए उत्तर क्या होगा, तो धनात्मक होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई के तरफ। क्वेश्चन नंबर ई हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ई है -15 इंटू 0 इंटू -18 इज इक्वल टू व्हाट। तो हम पढ़े हैं रूल में कि अगर हम 0 से किसी भी पूर्णांक को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 होता है, इसीलिए आंसर क्या होगा, तो 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर उत्तर हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। अब हम चलते हैं एफ के तरफ। एफ है -12 इंटू -11 इंटू 10 प्लस 10 है। -12 इंटू -11 इंटू 10 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे दो निगेटिव है, तो दो निगेटिव है तो ये पॉजिटिव में आंसर हो जाएगा। और जब हम 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 होगा और 32 होगा, और 132 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जी की तरफ। क्वेश्चन जी हमारा क्या कह रहा है कि 9 इंटू -3 इंटू -6 इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ भी देखिए कि दो जो है वो ऋणात्मक है, -3 और -6 ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 9 इंटू -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -27 हो जाएगा। -27 को -6 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारा 162 हो जाएगा। अब हम चलते हैं एच की तरफ। एच में क्या है, -18 इंटू -5 इंटू -4 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे तीन नेगेटिव इंटीजर्स है। जब तीन नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑड में है, तो ये नेगेटिव में ही आंसर आएगा। जैसे चलिए देखते हैं, -18 को -5 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 18 5 जा 90 आ गया। अब जब हम 90 को -4 से मल्टीप्लाई किए तो 94 जा 360 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो -360 हो जाएगा। अब आई में है, क्वेश्चन नंबर आई है -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे भी तीन इंटीजर्स नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही होगा। -1 इंटू -2 इक्वल टू +2, +2 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। अब -6 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -24, 6 4 जा 24 और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा -24। तो इस तरह से हम अलग अलग करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन जे की तरफ। क्वेश्चन जे हमारा क्या कह रहा है कि -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ हम देख सकते हैं 4 नेगेटिव इंटीजर्स है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसका आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। जैसे कि -3 इंटू -6 इक्वल टू +18, +18 इंटू -2 इक्वल टू -36, -36 इंटू -1 इक्वल टू +36 इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन देखा है वो क्या था कि जो दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन धनात्मक होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का गुणन ऋणात्मक होता है, शून्य से गुणन शून्य होता है। तो बाय प्रैक्टिसिंग दिस you will master multiplication of integers easily। अभी हमने ये सारे रूल को फॉलो करके ये सारे क्वेश्चन को हमने इजीली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें रूल्स पता था कि किस तरह से क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन, अगर हम इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इसके लिए हमें साइन का रूल पता होना बहुत ही जरूरी है। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए में दिया हुआ है 18 इंटू 7 प्लस -3, तो यहाँ पे 7 प्लस -3 को एक साथ ब्रैकेट में रखा गया है, इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। अब चलिए हम LHS और RHS दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि बाईं ओर दाईं ओर को। पहले बाईं ओर देखते हैं, 7 प्लस -3 इज इक्वल टू हो जाएगा +4 और 18 इंटू 4 इक्वल टू 72। अब यहाँ पे है 18, RHS में है 18 इंटू 7 इक्वल टू 126 और 18 इंटू -3 इक्वल टू -54, तो 126 प्लस -54 इक्वल टू 72। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो वितरण गुण सही है क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है। सो इट्स वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल आया है। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी हमारा क्या कह रहा है, -21 इंटू -4 प्लस -6 इज इक्वल टू -21 इंटू -4 प्लस -21 इंटू -6। इसमें भी हम LHS RHS अलग अलग निकाल लेते हैं। LHS दिया हुआ है -4 प्लस -6 इक्वल टू हो जाएगा -10। अब -21 इंटू -10 इक्वल टू प्लस 210। तो ये हो गया हमारा LHS। अब RHS हम देखते हैं, -21 इंटू -4 इक्वल टू 84, -21 इंटू -6 इज इक्वल टू 126। अब 84 प्लस 126 इक्वल टू 210। अब हम देखें कि यहाँ पे इस दोनों स्थिति में 210 आया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो वितरण गुण सत्य है। वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड अगेन। फिर से ये चीजें हो रही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न 3 का पहला है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -a इंटू a किसके समान होता है। फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू a इक्वल टू। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा -1 इंटू a इक्वल टू -a, क्योंकि -1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पूर्णांक सेम ही आता है, बस साइन चेंज हो जाता है क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई होता है। अर्थात किसी भी पूर्णांक को -1 से गुना करने पर उसका विलोम यानी कि अपोजिट प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। -1 इंटू 5 इक्वल टू -5, -1 इंटू -6 इक्वल टू +6। तो देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, अपोजिट आ रहा है, पूर्णांक के अपोजिट आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कह रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका 1 के साथ गुणनफल है। किसके साथ, 1 के साथ। तो यह पूछ रहा है 1 से गुना करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। दैट मीन्स व्हाट इंटीजर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द रिजल्ट। तो हम सब पढ़ चुके हैं कि जब हम 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद ही हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि वो पूर्णांक खुद ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसका देखते हैं ए में दिया हुआ है -22। तो जब हम -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -22 ही आएगा। अब है रिक्वायर्ड नंबर इज -22। बी में दिया हुआ है 37। अब हम 37 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 37 खुद ही आएगा, क्योंकि वो पूर्णांक खुद ही आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 इंटू 37 इक्वल्स टू 37। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 37। अब सी में है 0, आंसर है 1 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 0। सी में किसका निकालना है, तो 0 का निकालना है। और 0 के लिए हम पढ़े हुए हैं कि चाहे वो छोटा पूर्णांक हो या बड़ा पूर्णांक हो या कोई भी पूर्णांक हो, जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, 0 हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 हमारा क्या कह रहा है, तो देखिए प्रश्न 4 हमारा कह रहा है कि -1 इंटू 5, -1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 को निरूपित कीजिए। Starting from -1 into 5, use various product to represent a pattern and derive -1 into -1। अब चलिए हम देखते हैं कि कहीं किससे स्टार्ट करना है, तो -1 into 5 से स्टार्ट करनी है हमें। तो -1 into 5 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, -5 होगा। फिर अब हम देखते हैं क्या कि इससे नीचे की तरफ चलते हैं, यानी कि -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -4, -1 इंटू 3 इक्वल्स टू -3, -1 इंटू 2 इक्वल्स टू -2, -1 इंटू 1 इक्वल्स टू -1, -1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो अब है -1 इंटू -1 करने पे क्या होगा, तो -1 और -1 हम सब जानते हैं कि निगेटिव को निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो अब देखिए जैसे जैसे दाईं ओर की संख्या 5 से घटकर 0 हो रही है, गुणनफल भी -5 से बढ़ते बढ़ते 0 हो रहा है। तो अगला कदम क्या होना चाहिए, तो जब हम -1 को -1 से
मल्टीप्लाई करते हैं तो पैटर्न कहलाता है कि -1 इंटू -1 इक्वल्स टू +1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। -5 से बड़ा हो गया -4 से बड़ा -3 से बड़ा -2 से बड़ा -1, फिर उससे बड़ा 0 और 0 से बड़ा क्या होगा, 1 होगा। ये एक पैटर्न बन रहा है। अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट इन वर्ड्स। अब हमें इंटीजर्स से रिलेटेड जब कोई वर्ड्स में, जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन, जब हम किसी संख्या को -1 से गुना करते हैं तो उत्तर उस संख्या का उल्टा यानी कि अपोजिट होता है। जैसे कि -1 इंटू 3 इक्वल्स टू -3, तो 3 था हमारा, पॉजिटिव 3 था पूर्णांक, और आंसर हमारा -3 आया यानी अपोजिट आया। -1 इंटू -3 इक्वल्स टू +3, यहाँ पे पूर्णांक हमारा -3 था, आंसर हमारा 3 आया। इसका अर्थ है -1 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो +1 होगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करने पे अपोजिट पूर्णांक आता है। 1.4 में है पूर्णांकों का विभाजन, ये हमारा टॉपिक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। हम जानते हैं कि विभाजन, डिवीजन गुना की विपरीत संक्रिया यानी कि रिवर्स ऑपरेशन होती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्योंकि 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, तो हम कह सकते हैं 15 डिवाइडेड 5 इज इक्वल्स टू 3 और 15 डिवाइडेड 3 इक्वल्स टू 5। इसी प्रकार 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12। जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, तो 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल्स टू 3। अगर हम 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, या फिर 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हर गुणन कथन, मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट से हमें दो डिवीजन कथन यानी कि डिवीजन स्टेटमेंट मिलते हैं। पूर्णांकों का विभाजन एक ऐसी गणितीय क्रिया है जिसमें एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से बांटा जाता है। यह गुणा की विपरीत प्रक्रिया होती है। जब हम यह पता लगाते हैं कि कोई संख्या कितनी बार किसी दूसरी संख्या में आती है तो वह विभाजन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3 4 बार 12 में आता है। अगर आप देखेंगे तो 12 में 3 कितने बार आता है, 4 बार आता है। तो गुणन कथन जो है यानी कि मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट, ये विभाजन कथन यानी कि डिवीजन कथन फर्स्ट और विभाजन कथन सेकेंड यानी कि डिवीजन 2, इस दोनों को शो करता है, इस दोनों स्टेटमेंट को दिखाता है। जैसे कि 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 3, या फिर 15 डिवाइडेड 3 इज इक्वल्स टू 5। अब है 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 12 डिवाइडेड 4 इज इक्वल्स टू 3, या फिर 12 डिवाइडेड 3 इज इक्वल्स टू 4। तो आप हम देख सकते हैं कि ये डिवीजन 1 और डिवीजन 2 यानी कि दो स्टेटमेंट दे रहा है। अब हम चलते हैं पॉइंट 1.5 की तरफ। 1.5 है पूर्णांकों के भाग के गुणन, पूर्णांकों के भाग के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। पूर्णांकों के भाग के गुण में वे नियम है जो हमें यह समझने में मदद करते हैं कि दो पूर्णांकों को विभाजित करते समय परिणाम कैसे बदलते हैं और किन स्थितियों में विभाजन मान्य होता है। 1.5 का है पूर्णांकों के भाग के मुख्य गुण, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इंटीजर्स। पूर्णांक डिवाइडेड 0, अगर हम किसी भी पूर्णांक को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ऐसा डिवाइड नहीं होता है। किसी भी पूर्णांक को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम किसी नंबर को, किसी पूर्णांक को 0 से भाग नहीं दे सकते। 0 से भाग देंगे तो वो अनंत तक जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए 12 डिवाइडेड 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन हो ही नहीं सकता है। अब है 0 डिवाइडेड पूर्णांक, लेकिन उसी 0 को जब हम किसी पूर्णांक से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, 0 होगा। इस दोनों के बीच के डिफरेंस आपको अच्छे से याद रहना चाहिए कि अगर हम किसी पूर्णांक को 0 से करते हैं तो आंसर हमारा नॉट डिफाइन होगा, यानी कि अनंत तक, इंडेफिनिट होगा। लेकिन उसी 0 को जब हम पूर्णांक से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 होगा। यदि 0 को किसी भी गैर शून्य पूर्णांक से विभाजित करें तो परिणाम 0 होता है। 0 डिवाइडेड बाय एनी
जीरो इंटीजर्स इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड 5 इज इक्वल टू 0। अब है a डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू a। अगर हम किसी पूर्णांक को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो पूर्णांक खुद ही आंसर होता है। किसी भी पूर्णांक को 1 से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल -8 डिवाइड 1 is equals to -8। a डिवाइडेड -1 is equals to -a आएगा। तो किसी भी पूर्णांक को अगर हम -1 से विभाजित करते हैं तो आंसर जो हमारा होता है वो उस पूर्णांक के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। डिवाइडिंग एनी इंटीजर बाय -1 गिव्स इट्स एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड -1 इज इक्वल टू -6। जब हमने 6 को -1 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा क्या आएगा? -6 आएगा। तो आपको याद रखना है कि जब हम -1 से किसी भी पूर्णांक को डिवाइड करते हैं तो वही उसी का अपोजिट हमारा आंसर होता है। अब है गुणन में क्रम विनिमेयता होती है लेकिन विभाजन में नहीं। फॉर एग्जाम्पल a डिवाइडेड b नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड a। तो डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन में कम्यूटेटिव रूल्स फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए 8 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू 2, लेकिन 4 डिवाइडेड 8 अगर हम करते हैं तो 0.5 आ जाता है जो पूर्णांक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि क्रम विनिमेयता की बात करें तो ये गुणन में होता है लेकिन विभाजन में नहीं होता है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन ए है -30 डिवाइडेड 10 इज इक्वल टू आंसर जो होगा वो हमारा होगा -3। जब हम -30 को 10 से भाग देंगे तो आंसर हमारा आएगा -3। बिकॉज निगेटिव डिवाइडेड पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव। जब हम निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा क्या आता है? तो निगेटिव इंटीजर्स ही आता है। बी क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड -5। अब जब हम 50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा -10। बिकॉज पॉजिटिव डिवाइडेड निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव। तो 50 डिवाइडेड -5 इक्वल टू -10। अब हम क्वेश्चन सी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन सी है -30 डिवाइडेड -9 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों होगा? बिकॉज निगेटिव डिवाइडेड निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। जब हम निगेटिव को निगेटिव से डिवाइड देते हैं तो आंसर जो हमारा आता है वो पॉजिटिव हो आता है और इसीलिए -36 डिवाइडेड -9 इज इक्वल टू हो जाएगा +4। अब चलते हैं डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी हमारा कह रहा है -49 डिवाइडेड 49 इज इक्वल टू आंसर जो होगा वो हमारा होगा -1। -49 डिवाइडेड 49 इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन ई है 13 डिवाइडेड ओपन ब्रैकेट -2 + 1 क्लोज ब्रैकेट। तो फर्स्ट सॉल्व हमें ब्रैकेट को करना रहता है। तो -2 + 1 इज इक्वल टू -1। नाउ 13 डिवाइडेड -1 इक्वल टू -13। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा -13। बोर्ड मार्क्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले ब्रैकेट का हमें यूज करना है, इसीलिए कहीं भी हमें सबसे पहले ब्रैकेट का फंक्शनिंग करना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर एफ है 0 डिवाइडेड -12। तो आंसर हमारा होगा 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर इज 0। 0 डिवाइडेड -12 इज इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं क्वेश्चन जी की तरफ। क्वेश्चन जी हमारा है -31 डिवाइडेड ओपन ब्रैकेट -30 + -1 क्लोज ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -30 + -1 इज इक्वल टू -31 हो जाएगा। अब हम उसके बाद -31 डिवाइडेड -31 करेंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम पूर्णांक है। तो जब हम सेम पूर्णांक को सेम से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन एच की तरफ। क्वेश्चन एच हमारा है ओपन ब्रैकेट -36 डिवाइडेड 12 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड 3। अब इसमें हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो -36 डिवाइडेड 12 इज इक्वल टू -3। अब -3 को +3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? -1 आएगा। तो आंसर हो जाएगा -1।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन आई की तरफ। क्वेश्चन आई हमारा क्या कह रहा है, ओपन ब्रैकेट -6 + 5 क्लोज ब्रैकेट डिवाइडेड ओपन ब्रैकेट -2 + 1 क्लोज ब्रैकेट। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप दोनों ब्रैकेट का काम बारी बारी से कर लेंगे। तो पहले हम पहला ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। तो -6 + 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या है कि -2 + 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 होगा, क्योंकि -2 + 1 इज इक्वल टू -1। अब -1 को -1 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने आज तक सॉल्व कर लिया और हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों के लिए सत्यापित कीजिए कि a डिवाइडेड b प्लस सी नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। हम दोनों पक्षों LHS और RHS की गणना करेंगे और दिखाएंगे कि ये वे समान नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक एग्जांपल लेके, a का a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 2 मान लिया है। अब हम पहले LHS देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। तो 12 डिवाइडेड -4 + 2 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू -6। तो हमारा LHS आया -6। अब हम RHS देखते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड। 12 डिवाइडेड -4 + 12 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू 3। तो हमारा RHS कितना आ गया, तो हमारा RHS आ गया, LHS आया था -6 और RHS आ गया हमारा 3। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहे हैं, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो इसलिए प्रश्न सत्यापित होता है, दोनों पक्ष समान नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। क्वेश्चन बी हमारा है, a इज इक्वल टू -10, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड पहले हम LHS निकाल लेते हैं, फिर RHS निकाल के देखेंगे ये इक्वल है या नहीं है। -10/1 + 1 इज इक्वल टू -10/2 इज इक्वल टू -5। तो LHS हमारा आ गया -5। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड, RHS निकालते हैं। -10/1 + -10/1 इज इक्वल टू -10 + -10 इज इक्वल टू -20। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि LHS हमारा कितना आया, -5 आया। लेकिन अगर हम बात करें RHS की, तो RHS -20 आया। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS आया, इसलिए यह भी सत्यापित होता है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है और बीच में फिल इन द ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थान दिया हुआ है जिसे हमें फिल करनी है। क्वेश्चन ए है, 369 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 369। तो हम सब जानते हैं कि जब किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो पूर्णांक खुद ही आता है। तो 1, किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर वही संख्या मिलती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। आंसर हमारा बी में है, -75 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू -1। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा 75, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को उसके अपोजिट से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा और अपोजिट आएगा, मतलब माइनस नेगेटिव में आएगा। अब सी में है, -206 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 1। तो जब -206 को हम -206 से ही डिवाइड करेंगे तो निगेटिव, हम जानते हैं कि निगेटिव डिवाइडेड निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो -206 से डिवाइड करेंगे तो 1 हमारा आंसर आएगा। डी में है, -87 डिवाइडेड ब्लैंक इज इक्वल टू 87। तो जब हम इसको -1 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव डिवाइडेड नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो वो पूर्णांक खुद ही रहेगा, इसलिए आंसर -1 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन ई के तरफ। ब्लैंक डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू -87। तो इसका आंसर क्या होगा, -87 होगा, क्योंकि जब -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -87 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक डिवाइडेड 48 इज इक्वल टू -1। ब्लैंक डिवाइडेड 48 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ आंसर जो होगा वो -48 हो जाएगा, क्योंकि -48 डिवाइडेड 48 इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन जी की तरफ चलते। क्वेश्चन जी है, 20 डिवाइडेड ब्लैंक्स इज इक्वल टू -2।
तो 20 को जब हम -10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ऐसे में है ब्लैंक्स डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू -3। तो 4 से किसको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। तो 4 3 जा 12, -12 हमारा आंसर हो जाएगा। -12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा -3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 हमारा कह रहा है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि a डिवाइडेड b इज इक्वल टू -3 हो। ऐसे हमें कितना लेना है, 5। तो हमें पहले a और b ऐसे खोजने हैं जिस ताकि a डिवाइडेड b इज इक्वल टू -3 आए। तो इसका अर्थ है कि a इज इक्वल टू -3b आ जाए। तो अब हम b को कोई भी मान देकर एक ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि युग्म क्रमांक ए बी कारक कारण। अब चलिए हम यहाँ पे a का कोई b का कोई भी मान लेके हम a ज्ञात कर सकते हैं। पहला एग्जांपल हम देखते हैं, -6 डिवाइडेड 2। तो जब हम -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -3, जो हमको -3 ही आंसर चाहिए था, हो गया। दूसरा में है 6 डिवाइडेड -2। तो 6 डिवाइडेड -2 करेंगे तब भी -3 हमारा आंसर आ जाएगा। तीसरा में है -12 डिवाइडेड 4। तो -12 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी -3 आ जाएगा आंसर। 4 में है 12 डिवाइडेड -4। तो जब हम 12 को -4 से डिवाइड करेंगे तब भी -3 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ में है -15 डिवाइडेड 5। -15 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो -3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही 5 हमारे एग्जाम्पल थे। अब चलते हैं प्रश्न 5 की तरफ। प्रश्न 5 कह रहा है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 सेंटीमीटर ऊपर था। यदि यह अभी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से घटता रहा हो तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। अब देखिए दोपहर 12 बजे कितना था, तो 10 डिग्री, 0 से 10 डिग्री ज्यादा था, यानी कि +10 डिग्री सी था। रात तक प्रति घंटे गिरावट -2 डिग्री सी प्रति घंटा हो रहा है। अब 0 से 8 डिग्री सी नीचे मतलब तापमान हुआ -8 डिग्री सी। अब कुल गिरावट जो है 10 डिग्री सी ऊपर हो गया, +8 डिग्री सी नीचे है, तो कितना हो गया टोटल 18 डिग्री सी। अब समय जो है कुल गिरावट डिवाइडेड बाय प्रति घंटे की गिरावट, तो कुल गिरावट का टाइम कितना है 18, और 1 घंटे में कितनी गिरावट हो रही है 2, तो यानी कि 18 को जब 2 से भाग देंगे 9 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को सही उत्तर के लिए +3 अंक और गलत उत्तर के लिए -2 अंक मिलते हैं। एक छात्र ने 20 प्रश्न हल किए जिनमें 12 उत्तर सही थे। अब इसे सॉल्व करनी है, तो चलिए देखते। पहले उसने कितने अंक प्राप्त किए ये हमें फाइंड करनी है। दूसरा है यदि 5 अंक की आवश्यकता थी पास होने के लिए तो क्या वह पास हुआ। तो सही उत्तर कितना बनाया है वो 12। अब सही उत्तर में कितना मार्क्स मिलता है 3, तो 12 या 36 अंक उसको सही पे मिलेगा। अब गलत उत्तर उसने कितना बनाया तो 8 बनाया, और एक क्योंकि टोटल क्वेश्चन 20 था, 12 सही था तो 8 गलत हुआ, और एक गलत पे कितना मार्क्स कटता है 2 मार्क्स, तो 8 दूनी 16, 16 अंक उसका कटेगा। तो कुल अंक जो हुआ वो कितना हुआ 36 प्लस -16 यानी कि 20 अंक। तो सही उत्तर कितना होगा 20 अंक की, उसने 20 अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है पास होने के लिए चाहिए थे 5 अंक और उसे मिले 20 अंक, तो हाँ पास हुआ बिल्कुल, क्योंकि 5 से ज्यादा 20, तो जब पासिंग मार्क्स से ज्यादा लाया तो वो पास होगा ही। प्रश्न नंबर 7 है समुद्र तट से ऊंचाई को 0 माना जाता है। यदि किसी जगह की ऊंचाई समुद्र तल से 10 मीटर ऊपर है तो उसे +10 मीटर कहते हैं। एक खदान समुद्र तल में 350 मीटर नीचे है तो खदान की स्थिति क्या होगी। तो खदान समुद्र तल से नीचे है, इसका मान -350 मीटर होगा, क्योंकि जब जो समतल होता है उसको 0 माना गया, उससे नीचे माइनस जाता है, उससे ऊपर प्लस जाता है, तो खदान की स्थिति -350 मीटर होगा। अभी तक जो है हमने एक्सरसाइज 1.2, 1.1, 1.2, 1.3 देखे हैं और इसके एक एक टॉपिक को भी देखे हैं। अब हम इस चैप्टर के जो ये तीनों एक्सरसाइज की कंक्लूजन है उसमें हमने क्या पढ़ा क्या समझा उस चीज को देखते हैं। तो यह अनुमान हमें यह बताता है कि पूर्णांक पर गुना करते समय कौन कौन से गणितीय गुण यानी कि प्रॉपर्टीज लागू होते हैं, उनके उदाहरण क्या है। तो पहला पूर्णांक योग एवं गुणा के गुण, तो संघटकता गुण, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी,
यदि दो पूर्णांक का योग या गुना किया जाए तो उन्हें आपस में बदल देने पर पर उत्तर नहीं बदलता। बिल्कुल, योग के लिए भी और गुना के लिए भी अगर हम क्रम बदल देते हैं उससे कोई भी फर्क आंसर पे नहीं पड़ता। दूसरा हमने पढ़ा कि सहचर्यता गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन पूर्णांकों को जोड़ने या गुना करने में उनके समूह बदलने पर उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योग के लिए भी और गुना के लिए भी ये रूल फॉलो होता है। अब है शून्य तत्व, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या देखा, शून्य तत्व में हमने क्या देखा कि किसी भी पूर्णांक में जीरो जोड़ने पर वही पूर्णांक प्राप्त होता है, बल्कि उसके आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, वो पूर्णांक खुद ही आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि पूर्णांकों के गुना के नियम। पूर्णांकों के गुना के नियम में हमने क्या पढ़ा कि जब ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तो आंसर जो हमारा आता है वो ऋणात्मक पूर्णांक आता है। दूसरा हमने पढ़ा कि धनात्मक को ऋणात्मक से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ऋणात्मक ही आता है। तीसरा हमने पढ़ा कि ऋणात्मक को जब हम ऋणात्मक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा धनात्मक हो जाएगा। और चौथा हमने पढ़ा कि शून्य को कोई भी पूर्णांक से गुना करने पर आंसर शून्य ही होता है। अब तीसरा पॉइंट में हमने क्या देखा कि गुना का परिणाम किस प्रकार होगा। यदि दो पूर्णांकों का गुना किया जाए और उनमें एक ऋणात्मक हो तो गुणनफल ऋणात्मक होता है। यदि दोनों ऋणात्मक हो तो गुणनफल धनात्मक होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, तो चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा कि पूर्णांकों के गुणन के अन्य गुण। पूर्णांकों के गुणन के अन्य गुण क्या है, तो पहला गुणनफल भी पूर्णांक होता है। जब दो पूर्णांक को हम गुना करते हैं तो उसका जो आंसर होता है गुणनफल वो भी पूर्णांक होता है। किसी भी दो पूर्णांकों का गुना करने पर जो परिणाम मिलेगा वह भी एक पूर्णांक होगा। बी में हमने देखा गुना के लिए क्रमचयता, कम्यूटेटिविटी। सी में हमने देखा कि गुना की पहचान, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो डी में हमने देखा गुना का वितरण गुण, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज हमने देखे। फिर उसके बाद फिफ्थ में हमने देखा जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तब गुणनफल धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे +2 इंटू -3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जब धनात्मक से करेंगे तो धनात्मक, जब ऋणात्मक से करेंगे तो जब किसी धनात्मक को किसी ऋणात्मक से करते तो आंसर ऋणात्मक। तो +2 धनात्मक है और -3 ऋणात्मक है, तो +2 इंटू -3 = -6 हमारा ऋणात्मक आया। जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक को किसी अन्य ऋणात्मक पूर्णांक से गुना करते हैं तब गुणनफल धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि -2 इंटू -3 +6। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। फिर हमने देखा कि पूर्णांकों के लिए गुना क्रियात्मक होती है, अर्थात किसी दो पूर्णांक a या b के लिए तो a इंटू बी b इंटू a। फिर हमने देखा कि पूर्णांकों के लिए गुना सहचार्य होती है, अर्थात किसी तीन पूर्णांकों a, b तथा c के लिए a इंटू बी को एक ग्रुप में इंटू c a को अलग कर दिया इंटू b इंटू c को एक ग्रुप में रखे तब भी आंसर क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें लागू होती है। In this chapter we explored the amazing world of integers. In this chapter we will study the different functioning in integers like the addition, subtraction, multiplication, division. We learned how to add, how to subtract, how to multiply and divide them, and also discovered their unique properties and rules. In this chapter we have studied the different properties and different rules that we apply in this chapter in the integers function. Integers are not just numbers. They help build strong logical and mathematical thinking. Now, you know how to solve integers problem confidently and accurately. After studied their unique properties and rules, it will very easy to solve the addition in integers, subtraction in integers, multiply in integers and divide in integers. Now you have easily solved all the question that is depend on the integers chapter, that is related to the integers chapter. So every question make very easy for you and for us. After that we will study the another topic in the next video.
तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो से आप लोगों के इस चैप्टर के सारे डॉट्स क्लियर हो गया हो, हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो से सारा डॉट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।